हर जगह लोग बता ही रहे कि शिक्षा तो पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त है। मुझे जो बात देखने को मिली, जो सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा में, वो समतामूलक शिक्षा की व्यवस्था बनाने के चक्कर में, मतलब हर गांव में, हर पंचायत में स्कूल खोल दिया जाए, संख्या बढ़ा दी जाए, ज़्यादा लोगों को इनरोल करके दिखा दिया जाए कि सारे लोग शिक्षित हो गए। उस चक्कर में बिहार सरकार ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, टीचर हैं और विद्यार्थी, ये तीन पहलू हैं शिक्षा के। ये तीनों चीज का समायोजन नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका समायोजन नहीं है। गुणवत्ता पर बाद में आएंगे। जहां बिल्डिंग है वहां टीचर नहीं है समुचित संख्या में, जहां समुचित संख्या में टीचर है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है। और विद्यालयों की स्थिति यही है, जो आप लोग सब लोग जानते हैं। मोटे तौर पर लोग उसको खिचड़ी बांटने का सेंटर या फिर पोशाक और कुछ अदर बेनिफिट जो सरकार दे रही है उसका उन बेनिफिट्स को कलेक्ट करने का सेंटर मानते हैं। एक जो शैक्षणिक माहौल होता है, एक जो परिवेश होता है कि भाई ये विद्यालय है, यहाँ पढ़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और यहाँ पर भी जैसे किसानों और मजदूरों की मैंने बात बताई, जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो अलग परेशान हैं, और पूरा समाज जो है वो शिक्षकों को कह रहा है कि भाई शिक्षकों को इतना पैसा मिल रहा है फिर भी हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। आप शिक्षकों से जाकर बात कीजिए तो सबसे ज्यादा आंदोलनरत वही है कि भैया हम इतना पैसा, हमको 30,000 रुपये मिल रहा है या 35 मिल रहा है, हमको ये बेनिफिट नहीं है, वो बेनिफिट नहीं है। तो कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना इस सरकार का, कम से कम नीतीश जी की सरकार का, मैं सबसे बड़ा फेलियर मानता हूं। इसलिए कि देखिए, अगर सड़क नहीं बनी है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो शायद सड़क बन जाएगी, लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल खराब हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तो 2-3 पीढ़ियां बिहार की बिल्कुल बर्बाद हो गई। जो व्यक्ति, जो बच्चा स्कूल से पढ़ के निकल गया, कॉलेज से पढ़ के निकल गया और उसने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ डिग्री ली, अब वो जीवन भर शिक्षित व्यक्तियों के मुकाबले पीछे ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी मजदूरी करते हुए ही बीतेगी। अब उसको सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बावजूद नीतीश कुमार के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना, ये बिहार के लोगों के लिए, बिहार के समाज के लिए बहुत चिंता की वजह होनी चाहिए, क्योंकि ये गरीब राज्य है बिहार। जैसा मैंने आपको बताया, 60% लोगों के पास तो जमीन है ही नहीं, पूंजी और व्यापार यहाँ है नहीं। तो शिक्षा ही एक जरिया था जिसके जरिए आप गरीबी से निकल सकते थे। जब वो व्यवस्था खत्म हो गई, उसके बाद जब भी बिहार की चर्चा हो तो ये मान लें कि भाई कह दें कि भाई बिहार तो इतना गरीब और इतना पिछड़ा राज्य, इतना जातिवाद में फंसा है, इतनी परेशानी है कि इसको न ही सुधारा जा सकता है। तो जिस राज्य को ज्यादातर राजनीतिक दल और नेताओं ने न सुधर सकने वाला राज्य मानकर एक तरीके से इसके हाल पर छोड़ दिया है, मैं ऐसा समझता हूं कि अब बिहार के लोगों की ये जिम्मेवारी है कि आप खड़े हों और आप मिलकर प्रयास करें। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा कर रहे हैं ताकि लोगों को, समाज को जगाया जाए, समाज को ये बताया जाए कि आप में वो काबिलियत है। बिहार का समाज मरा नहीं है, बिहार के समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उन लोगों को हिम्मत दिया जाए, उनको बताया जाए, उनको हौसला दिया जाए कि आप साथ में आकर एक नई व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए गाँव-गाँव जा रहे हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि हर पंचायत का, बिहार में हर पंचायत का 10 साल के विकास का एक योजना बने। सिर्फ वहाँ के समस्याओं को न, मैंने आपको कुछ अभी आधे घंटे में कुछ बातें बताई, लेकिन 60 दिन से क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हर पंचायत के समस्याओं का संकलन करा रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी बना रहे हैं कि हर पंचायत का 10 साल में अगर किसी पंचायत को विकसित करना है तो वहाँ क्या काम करने पड़ेंगे, क्या करने से उसी पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे, क्या करने से उस पंचायत में किसानों की आमदनी बढ़ेगी, क्या करने से उस पंचायत में रोजी रोजगार, उद्योग धंधों के अवसर बढ़ेंगे। तो एक जब ये पदयात्रा खत्म होगी तो सारे पंचायत, 8,000 से ज्यादा पंचायत और 2,000 से ज्यादा नगर क्षेत्रों के हर का 10 साल के विकास का एक अलग योजना बनाकर पब्लिक में जारी करेंगे, ताकि आप ये देख सकेंगे कि आपके पंचायत, आपके शहर के विकास की क्या योजना है, कैसे यहाँ पर सुधार लाया जा सकता है, किन समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटारा किया जाएगा और क्या कुछ अलग से किया जाएगा, ताकि आपके शहर, आपके गांव, आपके पंचायत में रोजगार के अवसर बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े और जो लोग भूमिहीन मजदूर हैं या जो रोजी रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए पूंजी, उनके लिए उद्योग धंधे की व्यवस्था, ये हर पंचायत की योजना बनाना।
और तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है कि बिहार को अगले 10 साल में टॉप 10 राज्यों में 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इस पे 10 महत्वपूर्ण विषयों पर एक 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाए, ताकि लोग ये देख सकें कि बिहार की कृषि को कैसे सुधारा जाएगा, अगले 10 साल में क्या किया जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा उसको कैसे किया जाएगा। क्या किया जाएगा वो तो हर नेता आकर बोलता है झूठ मूठ का, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं होती है। तो 1-1.5 साल के पदयात्रा के बाद मैंने ये घोषणा की है कि पदयात्रा जब धान जो बेच रहे हैं वो किस भाव में बेच रहे हैं। तो पश्चिम चंपारण में लोग 1100 से 1350-1400 तक धान बेचते नजर आए। पूर्वी चंपारण में ये फिगर 1300 से 1500-1550 है, लेकिन ऑन एन एवरेज लोग 1100 से 1500 के बीच में लोगों ने अपना धान बेचा है। समर्थन मूल्य है 2060, तो 2060 के मुकाबले करीब 30% डिस्काउंट पे आप अपना धान बेच रहे हैं। तो लागत मूल्य आपकी बढ़ी हुई है 2 गुना 3 गुना, और जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आप 30% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। अब इस पर मैं आपको एक और आंकड़ा दे रहा हूं कि क्यों बिहार की हालत इतनी दयनीय है। जब मैंने 10 साल के आंकड़े निकलवाए तो पिछले 10 साल में बिहार सरकार ने गेहूं 1% गेहूं बिहार में खरीद की गई है एमएसपी पर, और धान पिछले 10 साल में टोटल, ये पैक्स का इंक्लूडेड है, 13% धान खरीदा गया है एमएसपी पर। जब इस चीज को हम लोगों ने फिर से अध्ययन कराया तो पता चला कि अगर किसानों के फसल, और ये मैं सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि समर्थन मूल्य तो सिर्फ फूड ग्रेन के लिए है, सिर्फ जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो भी दलहन पैदा कर रहा है, अगर सरकार ने उसको समर्थन मूल्य पे खरीद लिया होता करीब 70%, जो कि नेशनल एवरेज बढ़िया, पंजाब वगैरह में 70% खरीद हो रही है, 80%, तो बिहार के किसानों को हर साल, इस बात को ध्यान रखिए, बिहार के किसानों को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगता। यानी कि समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद न होने से बिहार के किसानों को हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है, ये पैसा केंद्र से मिलना है। आपको यहाँ मंडी लगाकर केंद्र के साथ मिलकर धान की खरीद करनी है, गेहूं की खरीद करनी है, आप कर ही नहीं रहे। जब आप 13% ही धान खरीद रहे हैं तो स्वाभाविक है कि धान का भाव लोगों को मिल नहीं रहा है। और ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन बिहार में ना कोई किसान नेता है, ना कोई किसान आंदोलन हुआ है, ना सरकार इस पर कुछ बोल रही है, ना पत्रकार बंधु इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप धान गेहूं की खरीद समर्थन, क्योंकि ये संवैधानिक बात है, सरकार का एश्योरेंस है केंद्र सरकार का कि आप जो उपज करते हैं वो समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा। तो किसानों की बदहाली की मेजर एक वजह यह है कि उनके फसलों के दाम न मिल पाना, और इनपुट कॉस्ट जो बढ़ा हुआ है वो तो आपको बता ही दिया। अनाजवा देता ना भाई, चलो वोटवा दे दो। 5 किलो अनाज देके पूरा देश के तिजोरी के चाबी रउआ से ले लॉस, और रउआ बुझाते नहीं के, राउर लेकिन के शरीर पर कपड़ा नहीं के, पढ़ाई नहीं के, रोजगार नहीं के, 5 किलो अनाज पर अपन भविष्य रउआ बेच रहल बानी। ये बदलने के लिए पैदल चल रहे हैं, तो बोली रउआ कि सब जनता के मिल के नया प्रयास हो, विकल्प बनो ना। सबके बोले के भाई हलान मत करो लड़का, जब पूछा था नहीं सवाल बताई सुनी वीडियो में रिकॉर्डो करावता नहीं, तो मैं देखी कि के हाँ कहलस के ना कहलस, तो फिर से पूछो नहीं तो सवाल सोच के जवाब दी ही। सब नेता और दल रउआ के ठग के राउर वोट ले लेता, और राउर कोनो काम नहीं के हो। तब समय आ गई कि जनता मिल के आपन विकल्प बनाओ, आपन सरकार बनाओ। प्रयास हो कि ना हो ना? एक नाम याद बन का बा, जन सुराज। तो हमरा के आदमी कहतन कि भैया कैसे हो 4000 किलोमीटर कैसे पैदल चलब? 2 बरिस लागी पैदल चले में, 60 दिन से पैदल चलतानी, आ घरे ना जाई, गाड़ी पर ना बैठी, सुबह पैदल चले शुरू करब, सांझ तक पहुंचब। आज पहुंचब सांझ के रक्सौल, तो ओइजे टेंट तंबू गाड़ के रहल जाई,
आ फिर काल सुबह से चले शुरू कर जाये 2 बरिस तक करे के भाई ये काम। तो आदमी कहता कि कैसे होई, हर मास के शरीर से कोई चल सकेला 4000 किलोमीटर ना चल सके, कैसे चलल जाए? चलने के लिए ऊपर वाले का कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो रउआ से वोट नहीं की मांगत रहा, आशीर्वाद लेवे आइल बानी। रउआ आशीर्वाद दी कि नया व्यवस्था खड़ा करे जनता का सरकार, जिससे कि बच्चों को इसी गरीबी में जिंदगी नहीं बिताना पड़े, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिएगा। ठीक बा ना? बाना और आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद है ना? करी ना प्रयास होको ना। तो अब क्या जात पर ना, धर्म पर ना, पैसा पर ना, वोट कोई के नहीं कह देवे के, लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं। वोट देना है जे अपना में से निकालल जाइयो करे के वोट दिया। ठीक बा ना? करी ना प्रयास, आपका आशीर्वाद है ना? तो हम चलो तनी 4000 किलोमीटर, तो रउआ समय से जेकर मन होके तो आधा किलोमीटर अपना गांव तक चली, जहाँ से रउआ थक देव तो वापस चल आई। ठीक ना? बहुत बहुत धन्यवाद।